नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला जांजगीर चांपा, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज का यह व्याख्यान वित्तीय प्रबंध बीकॉम अंतिम वर्ष वित्तीय प्रबंध की इकाई 5 से मैनेजमेंट ऑफ कैश रोकड़ के प्रबंधन पर है। विद्यार्थियों, रोकड़ व्यापार की चालू संपत्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। रोकड़ व्यवसाय का जीवन रक्त होती है, अर्थात व्यवसाय में रोकड़ का महत्व उसी प्रकार से है जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त का। बिना पर्याप्त रोकड़ के किसी भी व्यापार का सुसंचालन किया जाना संभव नहीं है, अर्थात बिना रोकड़ के हम किसी भी व्यापार का संचालन नहीं कर सकते। रोकड़ में सबसे अधिक तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता किसी भी उपक्रम की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का प्रतीक मानी जाती है। पर्याप्त मात्रा में तरलता होने पर प्रबंधकों, संचालकों एवं संस्था के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। यह बढ़ा हुआ मनोबल उनकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, अर्थात वित्तीय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि व्यापार में पर्याप्त मात्रा में तरलता को बनाए रखे। जेम्स सी वैन हॉर्न के शब्दों में रोकड़ प्रबंधन का आशय रोकड़ उपलब्धता तथा किसी व्यर्थ कोष पर ब्याज आय को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म में मुद्राओं का प्रबंधन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रोकड़ प्रबंधन के द्वारा सबसे पहला कार्य है कि व्यवसाय को पर्याप्त मात्रा में रोकड़ की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना। यदि किसी समय अवधि में रोकड़ कम हो रही है तो उस कमी की पूर्ति करना, तथा यदि रोकड़ व्यर्थ रखी हुई है या किसी समय अवधि में व्यापार में रोकड़ आवश्यकता से अधिक है तो उसे इस प्रकार विनियोजित करना ताकि उस विनियोग पर सुरक्षा के साथ साथ उचित आय भी प्राप्त हो सके। यही रोकड़ प्रबंधन है। इस प्रकार रोकड़ प्रबंधन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर रोकड़ कम ना पड़े, रोकड़ का प्रभाव ठीक तरीके से हो एवं रोकड़ का उचित प्रकार से प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। यही रोकड़ प्रबंधन है। अब हम पढ़ेंगे रोकड़ प्रबंधन के आयाम या पहलू, फैक्टर या डायमेंशन ऑफ कैश मैनेजमेंट। रोकड़ प्रबंधन के प्रमुख आयाम अग्रांकित हैं। नंबर 1, रोकड़ नियोजन, कैश प्लानिंग। नंबर 2, रोकड़ अंतर प्रभावों का नियंत्रण। नंबर 3, रोकड़ बाह्य प्रभावों पर नियंत्रण। नंबर 4, अनुकूलतम रोकड़ का शेष। नंबर 5, अतिरिक्त रोकड़ का विनियोग। अब हम संक्षेप में इन्हें समझेंगे क्रमशः। नंबर 1, रोकड़ नियोजन, कैश प्लानिंग। रोकड़ बजट रोकड़ नियोजन एवं नियंत्रण का सर्वाधिक
महत्वपूर्ण सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। रोकड़ बजट के माध्यम से कोई भी संस्था वैज्ञानिक ढंग से यह पूर्वानुमान लगा सकती है कि बजट अवधि में किन किन मदों से रोकड़ की प्राप्ति होगी एवं बजट अवधि में किन किन मदों पर रोकड़ व्यय की जाएगी। अर्थात रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित बजट अवधि में रोकड़ शेष का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि इस बजट अवधि में रोकड़ हीनता या रोकड़ कमी पाई जाती है, तब इस कमी को पूरा करने के लिए संस्था विचार करती है कि कहाँ से उसकी वित्त व्यवस्था की जाएगी एवं अतिरेक होने पर संस्था यह सुनिश्चित करती है कि इस अतिरेक की राशि को अल्पकाल के लिए कहाँ पर विनियोग किया जाएगा। इस प्रकार रोकड़ बजट रोकड़ नियोजन एवं उपकरण की सबसे उपयोगी वैज्ञानिक रीति या उपकरण है। नंबर 2, रोकड़ अंतर्वाहों का नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ कैश इनफ्लो। वित्तीय प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि रोकड़ बजट के अपेक्षित रोकड़ अंतर्वाह बजट अनुमानों के अनुसार ही प्राप्त होते रहे। इसके लिए संग्रह या वसूली की गति को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि रोकड़ अंतर्वाहों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या दुरुपयोग न हो। बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा रोकड़ संग्रह की गति को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर संग्रहण केंद्र खोल दिए जाते हैं तथा प्राप्त चेक, बिल एवं ड्राफ्टों के संग्रहण में लगने वाले समय को भी न्यून करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार रोकड़ अंतर्वाहों पर नियंत्रण रखा जाता है। रोकड़ की वसूली और संग्रह को गति देगा। रोकड़ प्रबंधन का तीसरा पहलू या आयाम है रोकड़ वह प्रभावों पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ कैश आउटफ्लो। रोकड़ अंतर्वाहों पर नियंत्रण की भांति ही रोकड़ वह प्रभावों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। जहां एक ओर रोकड़ अंतर्वाह की गति को बढ़ाकर उसकी वसूली की गति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, वहीं रोकड़ वह प्रभावों पर नियंत्रण के अंतर्गत रोकड़ भुगतान की गति को यथासंभव धीमा रखने का प्रयास किया जाता है। अर्थात संस्था द्वारा शीघ्र संग्रहण एवं धीमी गति से भुगतान की नीति को अपनाकर रोकड़ की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। धीमी गति के भुगतान का यह अर्थ कदापि नहीं है कि भुगतान टाले जाए या दायित्वों का भुगतान समय पर न किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो फर्म की साख एवं विश्वसनीयता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। धीमी गति से भुगतान का अर्थ यह है कि संबंधित देयकों को देय तिथि के
देय तिथि पर ही भुगतान किया जाए, ना ही देय तिथि के पहले, ना ही देय तिथि के बाद। यदि किसी भुगतान को करने पर, शीघ्र करने पर नगद बट्टा का लाभ मिल रहा हो, तब नगद भुगतान कर यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बाह्य प्रभावों के नियंत्रण का अर्थ यह हुआ कि भुगतान की गति को धीमा रखना। रोकड़ प्रबंधन का चौथा पहलू है अनुकूलतम रोकड़ शेष। अनुकूलतम रोकड़ शेष से हमारा अभिप्राय उस धनराशि से है जो भी किसी व्यवसाय के सुसंचालन हेतु संस्था के पास किसी भी समय होना चाहिए। रोकड़ शेष अनुकूलतम तब कहा जाएगा जब पर्याप्त रोकड़ व्यवसाय में उपलब्ध होगी। पर्याप्तता व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना ही आवश्यकता से अधिक रोकड़ शेष हो जो व्यापार में व्यर्थ रहे, पड़ा रहे, और ना ही रोकड़ की कमी हो जिससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हों। अर्थात चौथे पहलू में अनुकूलतम रोकड़ शेष को बनाए रखने का प्रयास वित्तीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। रोकड़ प्रबंध का अंतिम पहलू है अतिरिक्त रोकड़ का विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश। वित्तीय प्रबंधक अतिरिक्त रोकड़ को विनियोग करता है ताकि वह व्यर्थ व्यापार में ना पड़ी रहे, उसमें उत्पादकता का गुण आए, उस पर उस विनियोग के करने से व्यापार को आय की प्राप्ति हो सके। पर वित्तीय प्रबंधक इस अतिरिक्त रोकड़ को विनियोग करते समय यह जरूर ध्यान रखता है कि उसकी सुरक्षा क्या होगी, परिपक्वता अवधि कब होगी, एवं उस पर विपणनशीलता की स्थिति क्या है। इस प्रकार यह रोकड़ प्रबंध के आयाम कहलाते हैं। एक वित्तीय प्रबंधक रोकड़ का नियोजन करता है, अंतर बाहों पर नियंत्रण रखता है, उनकी गति को बढ़ाता है, वह प्रवाहों को नियंत्रण रखता है, यानी उसकी गति को कम करता है, अनुकूलतम रोकड़ शेष व्यवसाय में बनाए रखता है, आवश्यकता से अतिरिक्त रोकड़ होने पर उसके विनियोग पर का विचार करता है, उसको विनियोग करता है। अब हम पढ़ेंगे रोकड़ धारण करने के कारण, रीजन फॉर होल्डिंग कैश। किसी संस्था द्वारा रोकड़ किन प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धारित की जाती है, इसे हम निम्नांकित बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, संचालन एवं सामान्य व्ययों का भुगतान। प्रत्येक संस्था को संस्था के संचालन एवं दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए रोकड़ धनकोष की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वह वेतन, मजदूरी, निर्माणी व्यय इत्यादि दैनिक व्ययों का भुगतान करती है। नंबर 2, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी धनकोष को बनाए रखना आवश्यक होता है, जैसे हड़ताल, अग्नि से हानि या ऐसे व्यय जिनका पहले हमने पूर्वानुमान नहीं लगाया है, जो एकाएक घटित हुई हैं। ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी धनकोष की आवश्यकता पड़ती है। 3 है व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए। रोकड़ धारण करने का एक मुख्य कारण व्यावसायिक शुभ अवसरों का लाभ उठाना भी है, जैसे कि
संस्था को कच्चे माल की आवश्यकता है या संस्था को कोई संपत्ति क्रय करनी है और वह सस्ते में उपलब्ध हो रही है, यदि संस्था के पास पर्याप्त तरलता या धनकोष है तो ऐसे अवसर का लाभ उठा सकती है। अर्थात व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने हेतु या लाभ उठाने के लिए भी संस्था द्वारा रोकड़ धारित की जाती है। व्यावसायिक मंदी का सामना करने के लिए रोकड़ धारण करने का एक अन्य उद्देश्य व्यावसायिक मंदी का भी सामना करने के लिए मंदी काल में पर्याप्त धनकोष व्यावसायिक अस्तित्व को बनाए रखने हेतु मदद करता है। पांचवा बिंदु है साग्रहिता को बनाए रखने हेतु। यदि हम किसी से उधार लेते हैं और उस उधार धनराशि को यदि हम समय से भुगतान कर देते हैं तो इस प्रकार संस्था की साख ग्रहिता बनी रहती है और इसे बनाए रखने हेतु पर्याप्त धनराशि या धनकोष का होना आवश्यक है। ख्याति बनाए रखने हेतु कोई भी संस्था यदि समय पर भुगतान करती है तब संस्था की विश्वसनीयता, साख और ख्याति में वृद्धि होती है। इस प्रकार ख्याति को बनाए रखने हेतु भी रोकड़ धारित करना एक मुख्य कारण है। कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु पर्याप्त तरलता किसी भी संस्था के प्रबंधकों, संचालकों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाते हैं और बढ़े हुए मनोबल से संस्था की लाभदायकता, लाभ कमाने की क्षमता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। विशेष संचालन व्ययों की पूर्ति करने हेतु रोकड़ धारिता का एक अन्य उद्देश्य विशेष संचालन व्ययों की पूर्ति से करने हेतु है। विशेष संचालन व्यय के उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, मान लीजिएगा कि किसी संस्था को व्यापक स्तर पर विज्ञापन कराना है, तब विज्ञापन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु भी रोकड़ की आवश्यकता होगी। ऐसे ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था द्वारा रोकड़ धारित की जाती है। अर्थात इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किसी भी संस्था द्वारा पर्याप्त मात्रा में तरलता बनाए रखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे रोकड़ के स्तर को निर्धारित करने वाले घटक, फैक्टर डिटरमाइनिंग कैश बैलेंस। किसी भी संस्था या उपक्रम को कितना रोकड़ स्तर बनाए रखना चाहिए, इस बात का अनुमान लगा पाना बड़ा कठिन कार्य है। रोकड़ स्तर के अनुमान लगाते समय हमें निम्नांकित घटकों पर ध्यान देना होता है। नंबर 1, व्यावसायिक साख की उपलब्धता। यदि संस्था को व्यावसायिक साख उपलब्ध होती है तो उसे कम रोकड़ की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत उसे अधिक रोकड़ की आवश्यकता होगी। वे संस्थाएं जो काफी समय से कार्य कर रही हैं, उनकी व्यापारिक साख बन जाती है, उन्हें कम रोकड़ की आवश्यकता पड़ती है, जबकि नए स्थापित उद्योग धंधों को संचालन के लिए अधिक रोकड़ की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है बैंकों से संबंध। रोकड़ स्तर को निर्धारित करने में प्रमुख घटक है बैंकों से संबंध। यदि बैंकों से संबंध अच्छे हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से ऋण, बैंक अधिविकर्ष आदि की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, तो संस्था को कम रोकड़ स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, वरन उसे अधिक रोकड़ स्तर बनाना होगा। तीसरा है क्रय विक्रय की शर्तें। क्रय विक्रय की शर्तें यदि व्यवसाय के अनुकूल हैं तो कम रोकड़ की आवश्यकता होगी, नहीं तो व्यापार के लिए अधिक रोकड़ स्तर बनाए रखना होगा। चौथा है प्रबंधकीय नीति। रोकड़ स्तर को प्रभावित करने वाला अगला घटक है प्रबंधकीय नीति।
प्रबंध की नीति में मुख्य रूप से तरलता पसंदगी, जोखिम उठाने की क्षमता, विनियोग नीति इत्यादि को शामिल किया जाता है। यह भी संस्था के रोकड़ स्तर को निर्धारित करने में अपना रोल अदा करती है। अगला बिंदु है उत्पादन चक्र की अवधि। यदि संस्था द्वारा उत्पादित उत्पाद कम समय में उत्पादित हो जाते हैं तो कम रोकड़ की आवश्यकता होगी, नहीं तो संस्था को अधिक रोकड़ स्तर बनाए रखना होगा। अगला है उत्पादन की नीति। उत्पादन नीति भी रोकड़ स्तर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। कुछ संस्थाएं मांग पर ही किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं, ऐसे में उन्हें कम रोकड़ की आवश्यकता होगी। यदि बिना मांग के उत्पादन या बहुआयात मात्रा में उत्पादन किया जाता है, स्टॉक के तौर पर उत्पादन किया जाता है, तब अधिक रोकड़ स्तर संस्था को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। माल की मांग की प्रकृति। संस्था जिस उत्पाद को उत्पादित करती है उसकी मांग रोकड़ स्तर को प्रभावित करती है। यदि दैनिक उपभोग वस्तुओं का उत्पादन संस्था द्वारा किया जा रहा है जिसकी मांग अच्छी है, माल उत्पादित होने पर शीघ्र बिक जाएगा, अर्थात उसे कम रोकड़ स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यदि संस्था द्वारा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तब संस्था को अधिक रोकड़ स्तर को बनाए रखना होगा। इस प्रकार किसी संस्था के रोकड़ स्तर को निर्धारित करने में निम्नांकित घटक अपना रोल अदा करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।